सभी को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। हर एक स्टोरी सेंटेंसेस से बनती है जो वर्ड्स से बनते हैं। और वर्ड्स किससे बनते हैं? जी हाँ, वो लेटर्स से बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास सब कुछ किसी न किसी छोटी एंटिटी से बना है। इन छोटी एंटिटीज को बेसिक यूनिट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी बेसिक यूनिट से बना है? जी हाँ, हालांकि एक सिंगल बॉडी दिखती है, ये वास्तव में लाखों बेसिक यूनिट से बनी है। क्या आप जानते हैं इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल्स अलग अलग मात्रा में आते हैं हमारी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए। क्या आप गेस कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए कम से कम कितने सेल्स लगते हैं? मुझे यकीन है कि आप जवाब जानते हैं। जी हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी कई सेल्स से बनी होती है। अब अगला जरूरी सवाल है, अगर हमारे शरीर में इतने ज्यादा सेल्स हैं, तो क्या सब एक ही प्रकार के हैं? बिल्कुल नहीं। जैसे हमारे शरीर में बहुत से सेल्स होते हैं, वैसे ही उनके बहुत से प्रकार भी होते हैं। इन सेल्स को देखें एग्जाम्पल के लिए। ये बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि तीनों हमारे शरीर का हिस्सा है। जी हाँ, ये एक ओवम है, अगला एक न्यूरॉन है और आखिर में ये रेड ब्लड सेल है। इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और इनके फंक्शंस भी। इस तरह से हमारे शरीर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के सेल्स अलग अलग मात्रा में एक साथ आते हैं। खैर, आज हम इन फैक्ट्स को जानते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि वास्तव में इन सभी फैक्ट्स की खोज कैसे की गई? चलिए इसे जानने के लिए सेल्यूलर स्टडीज के इतिहास पर एक नजर डालें। अगर हमसे पूछा जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर का बेसिक यूनिट क्या है, तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब सेल होगा। ये हम अब जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये कैसे खोजा गया? सेल्स पर किसने काम किया था उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझने के लिए? चलिए इस वीडियो में इन सवालों का जवाब दें। उसके लिए हमें समय में वापस जाना होगा और शुरू करना होगा सेल की स्टडीज के इतिहास में सफलताओं के साथ। ये 1665 की बात है, जब रॉबर्ट हुक नामक एक बहुत बड़े इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश किया। इस दौर में नए आविष्कार किए गए इंस्ट्रूमेंट्स का बोलबाला था, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक ने एक खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के साथ ट्री कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा। उन्होंने देखा कि छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ क्लस्टर यानी कि झुंड में थे। उन्हें ये स्ट्रक्चर्स खाली दिखाई दिए और उनके साफ तौर पर बॉर्डर्स थे। क्या वे किसी स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं? खैर, पहली नजर में वे मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक के लिए ये स्ट्रक्चर्स मॉनेस्टरी के छोटे कमरों की तरह थे जहां मॉन्क्स रहते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस खाली स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया। सेल क्यों? सेल शब्द का मतलब है खाली कमरा, जहां मॉन्क्स या नन्स रहते थे। यही कारण है कि उन्होंने इसको सेल्स का नाम दिया। तो वो ही थे जिन्होंने इन्हें सेल का नाम दिया। हालांकि उनकी खोज गजब की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जानकारी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए काफी थी? उनके द्वारा देखे गए सेल्स खाली बॉक्सेस जैसे थे। अगर सेल के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आगे क्या पढ़ सकते हैं? खैर, बहुत कुछ है। चलिए इसके बाद आगे क्या हुआ देखते हैं। ग्लासेस और लेंसेज से प्रभावित होकर एंटोनी वैन लीeuwenhoek नामक एक डच बिजनेसमैन ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। आमतौर पर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जो माना जाता है कि आज के कई माइक्रोस्कोप से बेहतर है। ऑब्जर्वेशन से प्रभावित उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे
डेंटल स्क्रैपिंग की भी जांच की। हालांकि यह अजीब सुनाई देता है, लेकिन इसी तरह वो एक माइक्रोस्कोप के नीचे जीवित सेल्स को ऑब्जर्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। आपको क्या लगता है कि उन्होंने डेंटल स्क्रैपिंग में क्या देखा? ये स्पष्ट है कि कई छोटे बैक्टीरिया थे, लेकिन उन्होंने उनका नाम ऐसा नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने उन्हें एनिमल्क्यूल्स कहा, क्योंकि उनके लिए वे चलते हुए जानवरों के समान थे। खैर, इस तरह से सेल की स्टडी के इतिहास में उपलब्धियां हासिल हुई थी। पहले रॉबर्ट हुक ने सेल्स को ऑब्जर्व किया और उन्हें सेल्स का नाम दिया। इसी तरह एंटोन वैन लेeuwenhoek ने पहली बार जीवित सेल्स को ऑब्जर्व किया। खैर, ये तो इतिहास के बारे में था। सेल्स की खोज कैसे की गई और वे माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखाई दिए? लेकिन क्या होगा अगर हम आज के माइक्रोस्कोप्स के नीचे सेल्स को देखना चाहें तो? खैर, इसका एक दिलचस्प प्रोसीजर है। आइए हम एक नजर डालें कि माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स को कैसे देखा जा सकता है। अगले वीडियो सेल्स जीवन के बेसिक यूनिट्स होते हैं, हम ये जानते हैं। और अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि ट्री कॉर्क में देखे गए सेल्स कैसे डिस्कवर हुए और ये बायोलॉजी की दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण खोज थी। अब समय आ गया है ये देखने का कि सेल्स माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखते हैं। इसके लिए हम प्याज के छिलके को स्पेसिमेन के तौर पर लेंगे, लेकिन यहाँ प्रोसीजर को शुरू करने से पहले हम जरूरी चीजों को इकट्ठा करते हैं। हमें जरूरत होगी एक माइक्रोस्कोप, एक स्लाइड, कवर स्लिप, आयोडीन सॉल्यूशन, वाटर और फोर्सेप्स की। हम और कुछ भूले तो नहीं? खैर, सबसे महत्वपूर्ण स्पेसिमेन है वो है प्याज का छिलका। अब हम जब जरूरी इक्विपमेंट्स के साथ तैयार हो चुके हैं, चलिए प्याज के सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हुए इस दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को शुरू करें। पहले हम प्याज के छिलके को लेते हैं और फोर्सेप्स की मदद से पतली लाइनिंग को अंदरूनी सरफेस से अलग करते हैं। इसे स्लाइड पर रखने से पहले पानी की एक बूंद उस पर डालें और फिर प्याज के छिलके को उस पर रख दें। हमें छिलके और यहां तक कि स्लाइड को भी अपनी उंगलियों से छूना नहीं है। फिर हम 2 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन को इस स्पेसिमेन में क्यों ऐड किया गया है? हमने ऐसा किया ताकि हम सेल के सभी पार्ट्स को साफ साफ देख सकें। इसके बिना उनकी स्टडी करना मुश्किल है, क्योंकि वे ट्रांसपेरेंट होते हैं और अलग अलग भागों के बीच में अंतर पता करना भी मुश्किल होता है। अब हम कवर स्लिप को इस तरह से रखते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि स्लाइड पर कोई एयर बबल्स ना बने। अब हमारी स्लाइड तैयार है। स्लाइड के साथ माइक्रोस्कोप को सेटअप करने के इस पूरे प्रोसेस को माउंटिंग कहते हैं। यह देखना भी जरूरी है कि माइक्रोस्कोप के मिरर पर सही मात्रा में लाइट पड़ रही है। क्या अब हम इसे ऑब्जर्व करें? ये हमने शुरू किया। वाओ, क्या ये जबरदस्त नहीं दिखता है? अब इन्हें स्टडी करने से पहले मुझे एक बात बताइए, प्लांट और एनिमल सेल क्या एक जैसे दिखते हैं? क्या उनके पास सेम ऑर्गेनल्स होते हैं या दोनों प्रकार कुछ अलग है? खैर, प्लांट और एनिमल सेल थोड़ा अलग होते हैं। जब एक इंसान के गाल से सेल को एक रुई के साथ लेके माइक्रोस्कोप के नीचे माउंट किया जाता है, मिलते जुलते लेकिन बिल्कुल सेम सेल्स नहीं दिखाई देते हैं। यहां ये मोटे अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो हर एक सेल को अलग दिखाते हैं। फिर हमारे पास ये छोटे डार्क स्पॉट्स बिखरे हुए हैं चारों तरफ। इसके अलावा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका रंग काफी गहरा है। क्या आपको पता है ये क्या है? खैर, ये सेल के हिस्से हैं। चलिए हम अगले वीडियो में हर एक से परिचित होते हैं।